गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी वॉइस चेक करेंगे, दैट इज वॉइस इज क्लियर टू यू और नॉट। हाँ, गुड मॉर्निंग देवदत्त, अभय। 98 टाइम्स 98 लाख बार आपके परिणाम स्वीकार। और जय हिंद राहुल। एक बार वॉइस चेक करेंगे, दैट इज वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट। चलिए, गुड मॉर्निंग पवन। राम राम पंकज। कैसी रही आप सभी की दिवाली? एंजॉय किया आपने? आई एम गुड पवन। ऑडिबल विजिबल है? ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग आदर्श। अभी तक जितना पढ़ा है वो सब फिजिक्स में क्लियर है, पढ़ लिया है? अभी तो इतने टाइम का गैप मिल गया था साइंस में, फिजिक्स के अंदर आपको। मस्त रही? ओके। बुक ले ली है अब? है, वेरी गुड। अच्छा, उसमें ना कहीं कहीं पे बुक में ऐसा है कि करेक्शंस हैं, एक दो ऐसे है जो रह गए हैं, तो वो मैं क्लास में क्लियर, जो मैं बता रही हूँ क्लास में वो करेक्ट है, तो उनको भी वहाँ पे क्लियर कर लेना। और बाकी नहीं तो एक बार जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पेज नंबर वाइज बता दूंगी, इस पेज नंबर पे ये चीज़ है। बाकी बहुत ही माइनर सी चीज़ है वो। रिवीजन देखो पूरा रखना, पूरा रिवीजन कर लिया होगा, वैसे तो आप लोग सभी समझदार हैं, इतना आपको टाइम मिला था और अभी हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। चलो तो फिर आगे की क्लास स्टार्ट करें। आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। अभी पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी कोर्स कंप्लीट करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उन क्वेश्चंस को मैं पेंडिंग नहीं रखूँगी, कल या परसों में सॉल्व करते हैं, कल कर लेंगे, कल अपने पास टाइम भी रहेगा, सैटरडे है ना। चलिए अभी एक बार बता दीजिए, दैट इज़ माई वॉइस इज़ ऑडिबल टू यू एंड जो स्क्रीन है आपको, ये भी आपको विजिबल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ सेट है, आप लोग भी मस्त फ्रेश फ्री माइंड से बैठे हुए हैं और अपन फर्दर क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ओके का। जगेंद्र गुड मॉर्निंग, सुसंता गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फास्टली कमेंट करेंगे, देन आफ्टर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल थिंग इज ओके, ऑल थिंग इज गुड। थैंक यू सो मच अभय। चलिए ओके, देखो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम की। न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना वो हमारा, ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। अब सभी अपने माइंड को यहीं फोकस कर लेंगे और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम की। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस नियम को समझने से पहले यहाँ हमको एक टर्म को समझना जरूरी होता है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अंदर एक टर्म आती है जिसको कहते हैं मोमेंटम, हिंदी में बोला जाता है संवेग। हिंदी में हम कह देते हैं संवेग। ये जो संवेग होता है ना, ये एक्चुअली में इस संवेग की जो परिभाषा है वो ये होती है कि ये जो मोमेंटम या संवेग होता है ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी वस्तु का जो हमारा मास होता है यानी द्रव्यमान, और साथ ही में उसका जो वेग होता है यानी कि वेलोसिटी। तो ये जो मोमेंटम होता है वो इस मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारा जो मोमेंटम या संवेग होता है वो हमारे मास यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास यानी कि द्रव्यमान, और साथ ही में उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जस्ट इसकी एक वन लाइनर डेफिनेशन होती है कि मोमेंटम होता क्या है। साथ ही में ये जो है ना, ये फॉर्मूला, और फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा भी जाता है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, मास को m से, वेलोसिटी को v से। ये जो कंसेप्ट है और ये मोमेंटम की जो डेफिनेशन है ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, एसएससी सीएपीएफ में पूछी गई है, साथ ही में ग्रुप डी के यानी आप रेलवे की अगर तैयारी करना है तो वहाँ भी ये कंसेप्ट्स को यूज़ किया गया है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो CHSL में और ग्रुप डी में आपसे पूछा गया हुआ है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको किसी भी प्रीवियस ईयर को करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपके पास गॉडफादर है, क्योंकि गॉडफादर में आपको 10+ ईयर से ज़्यादा के एसएससी के भी और रेलवे के भी आपको
जो है वो प्रीवियस ईयर थ्योरी के अंदर इंसर्ट हुए मिल जाएंगे। तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक को मत खरीदना, इससे बेस्ट है इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं मोमेंटम पे ही फर्दर आगे को। तो मोमेंटम जो होता है वो हमारी एक सदिश राशि होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप मोमेंटम के एमएलटी का सूत्र बताओगे क्या होता है, निकालोगे कहाँ से, यहाँ से। मोमेंटम का एमएलटी का सूत्र बताओगे जो हम मास और वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। अब ये बताइए कि क्या होगा मोमेंटम का एमएलटी का सूत्र। गुड मॉर्निंग तनवीर, बताइए कैसे निकालते थे हम एमएलटी। मास हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी हमको दी हुई है। मास जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि जो मेरा मोमेंटम होता है वो होता है किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड, यही होता है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली एमएलटी का सूत्र बता सकते हैं, क्या होगा, m1 L1 और t माइनस 1। हाँ, दैट इज योर m1 L1 और t माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला जो है वो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हमने बात की मोमेंटम की या संवेग की। अब फर्दर हम आगे चलते हैं तो आपके न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी एक डेफिनेशन आती है कि एक्चुअली में ये कह क्या रहा था। जैसे फर्स्ट लॉ का स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स ना अप्लाइड किया जाए। वैसे ही न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी डेफिनेशन आपके पास होती है कि जो भी आपका ये संवेग होता है ना, इस संवेग में यदि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि टोटल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सदैव ही प्रोपोर्शनल होता है आपके बल के, यानी कि आरोपित बल के। इसको यदि मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ किसी भी पिंड पे जो अप्लाइड फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे मोमेंटम के, यानी कि बल जो है, जो मेरा बल है वो हमेशा ही इनवर्सली ये आपका प्रोपोर्शनल होता है संवेग के। ये जो डेफिनेशन है ये हमारी आती है न्यूटन के सेकंड लॉ से। अब जरा ढंग से समझना, मैंने बोला या न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला कि जो आपका फोर्स है ना वो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोमेंटम के। उसको हम पी से लिख सकते हैं। ठीक है, हम पी से लिख रहे थे मोमेंटम को, पी से लिख दिया। अब समझते चलना, इस मोमेंटम का सूत्र होता है P इज इक्वल टू mv। इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन 2। यदि मैं इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसको पुट करती हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, जस्ट नॉर्मल इस P की जगह मैं क्या रखने वाली हूँ, mv भी रख सकती हूँ, मैं वही कर रही हूँ। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया mv के। ठीक है, अब हम करते हैं इसका d/dt यानी डिफरेंशिएशन, दैट इज F प्रोपोर्शनल dy बाय हमने dt किया, किसका, mv का। चल रहा है, इतना क्लियर होगा। जस्ट नॉर्मल d/dt डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं इस mv का। ठीक है, mv का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लास्ट स्टेप जो है उसको एक बार लिख लेते हैं, m इज प्रोपोर्शनल dy बाय dt ऑफ mv। अब देखना, f की जगह f ही है, प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शनल ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि मैं जस्ट बिकॉज m हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, m की वैल्यू हमारे पास एक ही रहने वाली है, m हमारे पास एक नियतांक हो जाता है। जस्ट बिकॉज m हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको तो मैं बाहर निकाल सकती हूँ और इसको मैं साइड रख सकती हूँ dv/dt। ये जो d था ये यहाँ चला गया, v तो था ही, और dt ये आ गया। m कांस्टेंट था इसलिए इसको मैंने एक साइड कर लिया। अब समझो, ये हमने पढ़ा था dv/dt को मैं क्या बोल सकती हूँ, यानी कि मेरा जो वेग होता है उस वेग में यदि समय का है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो दे रखा है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर एक्सेलरेशन। यदि मैं इस वेग का समय के सापेक्ष, वेग और समय के मध्य के अनुपात को हम एक्सेलरेशन या त्वरण के नाम से जानते हैं, तो जस्ट नॉर्मल dv/dt क्या हो गया मेरे पास, a हो गया। a का मतलब ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन, जिसको मैं हिंदी में कह देती हूँ त्वरण। ठीक है, फर्दर आगे चलिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a आ गया, dv/dt की जगह मैंने m a रख दिया। और चलते हैं, तो हमेशा याद रखना जब भी आप फिजिक्स की बात करते हो या कहीं भी जब आप एक डेरिवेशन करते हो, मोस्टली वो फिजिक्स में ही देखे जाते हैं,
तो जब भी आपका ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक तरीके का कांस्टेंट आता है, ये हमेशा याद रखना। जब भी ये प्रोपोर्शनल हट करके हम इज इक्वल टू पे जाते हैं, प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने कह दिया k, और ये हो गया हमारे पास ma। जस्ट बिकॉज ये k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, या जस्ट इसको कांस्टेंट मान लीजिए। तो इसको मैं हटा सकती हूँ, तो मेरे पास एक फाइनल रिलेशन आ जाता है F इज इक्वल टू ma। और ये जो रिलेशन आपको मिला है ये आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही मिलता है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो आपको बताता है दैट इज आपका जो बल होता है वो बल का जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के साथ भी संबंध होता है। इन दोनों के ऊपर भी जो आपका फोर्स है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। मेन जो डेफिनेशन आती है फोर्स की, या मेन जो हम कंसेप्ट समझते हैं ना फोर्स का, वो हम यहीं से समझते हैं। इसी को ही फर्दर और आगे चलाते हैं तो F इज इक्वल टू ma। m क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, m की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, न्यूटन के नाम से। जो मैंने आपसे कहा था ना, हम बार बार न्यूटन न्यूटन बोलते हैं, उस न्यूटन का एक्चुअली में मतलब ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये तो बात हुई एसआई सिस्टम की। एसआई यूनिट जो होती है वो फोर्स की ये हो जाती है। वहीं फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपके पास होती है डाइन, ये होती है सीजीएस यूनिट। ठीक है, हाँ, सीजीएस में डाइन होती है और एसआई यूनिट में क्या होती है, न्यूटन होती है। इतना अब आपको क्लियर रखना है। अब आप यहाँ मुझे बताओगे क्या, यहाँ पे आप सेम मुझे क्या बताओगे, एमएलटी का सूत्र बताओगे। अब इस न्यूटन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। न्यूटन का मतलब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जस्ट इसकी जो वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ से एमएलटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एम में 1, एल में 1 और टी में -2। और फोर्स आपकी किस तरीके की क्वांटिटी होती है, जब हमने स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी थी, अदिश राशि पढ़ी थी, तो वहां हमने ट्रिक याद की थी, सविता का आदु द्रव्य दाउ चाग कोश। ठीक है, इसमें कहीं भी हमारे पास बल नहीं आया था। इनके अलावा जितनी भी राशि बच गई उन सभी को हम वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं, यानी सदिश राशि कह देते हैं। सेम वही, तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इतना जो है ये सारे कंसेप्ट को हम फोर्स के अंदर ही समझते हैं। ये जो आता है, वेरी गुड एवरीवन, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। दैट इज ये सारा का सारा हमारा फोर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। फोर्स का जो कंसेप्ट है वो तो हम समझते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, और फोर्स की जो डेफिनेशन होती है ना कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, उस डेफिनेशन को हम समझते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। वहां हमने यही देखा था ना, हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव कर रहा है ना, राइट, या किसी चीज को हम रोक रहे हैं, तो वो जो कंसेप्ट, जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको समझा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, और एक्चुअली में जो कंसेप्ट होता है फोर्स का वो समझा जाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये हमने देख ही लिया, F = km में k कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। F = ma आ गया। अब ये डायरेक्ट रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं, ये रिलेशन आप खुद देख सकते हो RRB ALP में, और साथ ही में CHSL में आपसे पूछा गया हुआ है। आगे चलते हैं तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो F = ma है, तो यहाँ पे F का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी पे फोर्स हो गया। m का मतलब क्या हो गया, किसी बॉडी का द्रव्यमान हो गया, यानी कि मास हो गया। a का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो वो क्या करेगा, आपको F = ma लिख के दे देगा, और फिर पूछ लेगा यहाँ पर F स्टैंड फॉर, M स्टैंड फॉर, या A स्टैंड फॉर किस चीज को वो वहाँ पे बता रहे हैं। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे में ही देखे जाते हैं। जस्ट बिकॉज एसएससी का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है तो वो इतने बेसिक क्वेश्चंस पे नहीं जाता है। हाँ, यूनिट्स के क्वेश्चन पे जरूर चला जाता है। जैसे कोई भी 2 यूनिट बताओ, कोई भी ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी यूनिट सेम है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। या जो बेसिक होते हैं ना, जिनकी बेसिक यदि वो आपसे यूनिट पूछ रहा है तो फिर वो कॉलम बना के, टेबल बना के पूछता है। तो 4 यहाँ देता है, 4 यहाँ देता है। यदि बेसिक दे रहा है फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट का, तो इस तरीके से पूछता है।
आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो हो जाता है न्यूटन, और सीजीएस में हो जाता है आपके पास डाइन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका आपको संवेग बताना है। संवेग क्या होगा, इंग्लिश में बात करें तो इट इज आस्किंग यू, एक बॉडी है जिसका मास 8 किलोग्राम है, जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो आपको उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। दे क्या क्या रखा है यहाँ पे, जस्ट नॉर्मल मास दे रखा है कितना, 8 किलो, और वहीं आपको इसकी वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और आपसे वो मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम का अभी हमने फॉर्मूला देखा है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जस्ट उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। हाँ, दैट इज हमने क्या किया, मोमेंटम का फॉर्मूला लिया, P इज इक्वल टू में m इंटू में v, m में क्या रख दिया 8, v में कितना रख दिया 4, यही दिया होता, 8 4 से कितना हो गया 32, और यूनिट क्या होती है, इसकी थी किलोग्राम और इसकी थी मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास यूनिट हो गई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर आशीष का करेक्ट है, विजय, विक्रम, अभय, ओके फाइन, पवन, सबके आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट है। एक कंसेप्ट और होता है मोमेंटम में, हाँ, जो आपको ये बताता है, हाँ प्रियंका आपका भी करेक्ट है। चलिए, जो आपको ये बताता है कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी हम मोमेंटम की बात कर रहे थे, मोमेंटम का रिलेशन होता है P इज इक्वल टू m इंटू में v। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपको कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम उसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसका मोमेंटम भी जो है वो डबल हो जाता है। यदि मैंने इसके अंदर मान लो इसकी वेलोसिटी को 2v कर दिया, डबल कर दिया, तो मेरे पास जो मोमेंटम प्राप्त होगा वो भी कैसा प्राप्त होगा, डबल ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। P इज इक्वल टू mv होता है, P बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी बढ़ रहा है। अब यदि ये 2 गुना हो जाता है तो ये मोमेंटम भी 2 गुना हो जाएगा। जस्ट ये एक कंसेप्ट है, आप इसको समझते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक की फॉर्म में। जैसे मैं बोलती हूँ, यदि कोई बॉल है, मान लिया उस बॉल का 3000 यूनिट्स का मोमेंटम है, हमारे पास कोई एक बॉल है उसका 3000 यूनिट्स का संवेग है। ठीक है, अब यदि इस वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं तो आपको बॉल का नया मोमेंटम या नया संवेग जो है उसको बताना है। क्या बोला मैंने, पहले मेरे पास जो मोमेंटम था, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल का मेरे पास फर्स्ट केस में जो मोमेंटम था, फर्स्ट केस में जो मोमेंटम था वो था 3000, और वहीं अब जो मैं बोलती हूँ मेरे पास जो सेकंड केस है उसमें मुझे इसका मोमेंटम नहीं पता है, इसके मोमेंटम को मुझे फाइंड करना है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो मुझे 2v दे दी। अगर मैं एक बार क्वेश्चन समझो उसके बाद इसको अप्लाइड करेंगे। 2 केस की यहाँ पे बात की गई है, पहले केस में तो मोमेंटम दिया गया है आपको 3000, दूसरे केस में आपसे मोमेंटम पूछा गया है, आपको वेलोसिटी दी हुई है। तो यहाँ हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ हम निकालेंगे कैसे, जस्ट नॉर्मल P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। हमको 2 केस दिए हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस। यहाँ हमको दिया हुआ है P की जगह 3000, m हमको कुछ नहीं दिया, v का v दिया है, m का m है, v का v है, केवल फर्स्ट केस में मोमेंटम की बात की है, इसका मतलब बाकी 2 यूनिट जो है क्वांटिटी सेम है। सेकंड केस में हमसे इसको पूछा है तो इसको मैं x मान लेती हूँ। मास जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और मास पे देखो फोकस भी नहीं किया गया है तो इसलिए मास को कंसिडर भी नहीं करो, और वैसे भी मास जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है तो इसको हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं। तो m का m है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी आपको कितनी दे दी है, 2v दे दी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप मैथ्स में करते भी होंगे। दैट इज, अब यदि हम यहाँ से एक बार m को हटा देते हैं तो आपको नहीं दिख रहा कि इसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3000 चलो इसको लिख ही लेते हैं। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x अपनी जगह ही रहेगा, ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई में 2v अपॉन में v। v से v कट गया तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 यूनिट्स। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और इसको हम थ्योरी की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। हाँ करुणेश, आप पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है।
ठीक है, क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया, हमें केवल एक कंसेप्ट पता था कि जब हमारा जो मोमेंटम होता है वो बढ़ता है तो हमारी वेलोसिटी भी बढ़ती है। यदि मेरा मोमेंटम 2 गुना होगा तो मेरा वेग भी क्या होगा? 2 गुना होगा। तो उसको हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लिया। हमने एक एग्जांपल लिया कि जो मोमेंटम है ना, हमको एक बॉल का मोमेंटम दिया हुआ है 3000 पहले केस में। दूसरे केस में हमसे मोमेंटम पूछा गया है और हमको वेलोसिटी दे रखी है। हमने जस्ट नॉर्मल p इज इक्वल टू एम वी पुट किया, फर्स्ट और सेकंड केस लगाया, मोमेंटम की वैल्यू रखी, पहले केस में दी हुई थी, m दोनों में कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे 3000 था लेकिन यहाँ पे v ही था। मोमेंटम और वेग की बात की है तो लिखनी तो दोनों यूनिट्स ही पड़ेंगी, तो दोनों क्वांटिटीज ही पड़ेंगी। 3000 के टाइम पे v था, नया पूछा गया है और यहाँ पे अब v को क्या कर दिया? 2v कर दिया। जस्ट नॉर्मल x की वैल्यू पुट की, 200 मल्टीप्लाई में 2v और ये v क्या चला गया? नीचे डिवाइड में, v से v कट गया, बचा क्या? 3000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज योर 6000। ठीक है, ठीक है, ये अब क्लियर है। जस्ट नॉर्मल सी बेसिक सी एक थिंग थी जिसको हमने देख लिया। और यदि आपको देखना है तो इसका आंसर एक दूसरी तरीके से, इसका सॉल्यूशन यहाँ भी दिया हुआ है, उसको भी आप फर्दर पढ़ सकते हो। इजी आपके लिए ये ज्यादा रहेगा। चलिए, इसके बाद जब हम बात करते हैं न्यूटन के ही सेकंड लॉ पे फर्दर चलते हैं तो एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है जो आपके CHSL में आया हुआ है कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ही आपके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब अभी हम करके आए थे F इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम से हमने स्टार्ट किया था और ये सॉल्व करते करते लास्ट जो हमारे पास रिलेशन निकला था वो F इज इक्वल टू ma ही निकला था। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सेलरेशन के। कहाँ से प्रोपोर्शनल होता है? इस न्यूटन के सेकेंड नियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो आपका मोमेंटम से रिलेट करता है और साथ ही में मोमेंटम के इफेक्ट्स को या उसके प्रभाव को समझाने में मदद करता है। अच्छा, सेकेंड लॉ के अंदर हमने जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी उसका नाम था मोमेंटम। अब ये बताइए, फर्स्ट लॉ के अंदर भी हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? सेकेंड लॉ तो हमने देख लिया, सेकेंड लॉ में मोमेंटम आ गया, लेकिन फर्स्ट लॉ में क्या था वो फर्स्ट लॉ का आप बताओगे। एक थर्ड और है, इसको और देख लेते हैं। इसको समझने से पहले ना, ये क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा, यहाँ पे एक डी ब्रोगली करके साइंटिस्ट हैं, डी ब्रोगली की वेवलेंथ की एक समीकरण चलती है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी। ठीक है, लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, दैट इज डी ब्रोगली। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ये कहती है कि आपका कोई भी फोटोन है या आपका कोई भी पार्टिकल है ना, तो कोई भी फोटोन या पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, वो हमेशा बराबर होती है h अपॉन p के, जहां पे h तो अभी मैंने बोला ही वेवलेंथ हो गई, h जो होता है ये आपके एक प्लैंक का ही कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और जो p होता है, p अभी आप पढ़ के ही आए हो, दैट इज योर मोमेंटम होता है। ये कंसेप्ट होता है इसके बिहाइंड। तो जब हम कोई भी फोटोन है ना, तो उस फोटोन की जो वेवलेंथ है उसको हम दैट इज योर वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p करके फाइंड आउट करते हैं। तो यही आपसे बोलता है कि यदि कोई भी आपका मान लो इलेक्ट्रॉन है या फोटोन है, तो उसकी जो वेवलेंथ है ना, कोई भी है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों में से कोई भी चीज़ है, उनकी जो वेवलेंथ है ना वो हमेशा ही, उनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगी? बेसिकली समान होगी। और जब वो समान होगी तो उनका मोमेंटम भी कैसा होगा? लीनियर होगा। उनका मोमेंटम भी कैसा होगा? लीनियर होगा। क्योंकि यहाँ से जिस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, ये जो मोमेंटम है ना, कई बार इसी मोमेंटम का नाम लीनियर मोमेंटम भी लिख करके आ जाता है। ये मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, इसकी अभी अपन आगे क्लास में भी बात करेंगे। लीनियर मोमेंटम इज नथिंग, इट इज सिंपली लाइक मोमेंटम।
अगर कहीं पे मान लो संवेग आपको समझ नहीं आए, संवेग की जगह रेखीय संवेग लिखा आ जाए, तो दोनों का मतलब एक ही है, रेखीय संवेग हो या संवेग हो, दोनों में एक ही चीज की बात की गई है। वो हम डिफ्रेंशिएट तब करते हैं जब हमारे पास ये शब्द एंगुलर लग जाता है, तब हमें एक को लीनियर बोलना पड़ता है, एक को एंगुलर बोलना पड़ता है। वैसे यदि हम नॉर्मल संवेग की बात कर रहे हैं तो उसको हम मोमेंटम की फॉर्म में ही लिखते हुए चलते हैं। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके जो मेन थिंग्स हैं वो आपकी हो जाती हैं क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अभी आप बताइए क्या फाइंड आउट करते हैं हम, इनर्शिया। हाँ, फर्स्ट नियम से हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फोर्स आती है, साथ ही में हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी इनर्शिया आता है। सेकेंड लॉ से हम कंसेप्ट समझते हैं फोर्स का, और इसके साथ साथ हम समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम के सिमिलर ही एक और टर्म और आती है जिसको बोला जाता है आपके पास इनर्शिया, वो इम्पल्स, इम्पल्स, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं आवेग। आवेग इज नथिंग, आवेग इज सिंपली लाइक दैट कि आपने मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए कोई फोर्स लगाया, बहुत ही कम समय के लिए आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया, कम समय के लिए फोर्स लगाया या बल लगाया, उससे ना उसके मोमेंटम में क्या हो गया, उसके संवेग में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी को हम कह देते हैं दैट इज योर इम्पल्स, यानी कि आपका आवेग। किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए यदि किसी फोर्स को लगाया जाता है जिससे उस बॉडी का जो संवेग है, यानी कि उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो यदि चेंज हो जाता है, तो उसको बोल दिया जाता है इम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। करुणेश, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? इसमें लिख नहीं सकते, क्वेश्चन बुक के हैं। पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या मैम? क्या मतलब, क्या चीज बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, अब वो कंसेप्ट अभी हमारे पास आएगा जब अभी हम आगे बात करेंगे कि इन शॉर्ट जो हमारा इम्पल्स होता है वो फोर्स इनटू में क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। बहुत कम समय के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम कह देते हैं योर इम्पल्स। चलो, अब न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं। कीली क्या होता है? कीली क्या होता है विक्रम? पहला जो आपके पास एग्जाम्पल है वो ये है, देखो जब भी आप, अभी आपके मैचेस चल भी रहे हैं, संडे को अभी आपका फाइनल है इंडिया का, राइट? अभी तक इंडिया के शायद 11 मैचेस हुए हैं, 11 में से 11 उन्होंने जीते हैं, वॉन किए हैं। अभी आपका फाइनल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अफ्रीका तो कल शायद हारी गई, चलो शायद क्या, हाँ कंफर्म हारी गई। तो अब वहां पे क्या होता है, देखो जब भी आपका जो फील्डर होता है, वो उस फील्डर को मान लिया किसी ने कोई बहुत अच्छा सा एक शॉट मारा, हाँ अब 10 थोड़ी ना जीते हैं यार, 11 के 11 मैच जीते हैं ना। हाँ, जब भी आपका फील्डर है जो, वापस आ जाते हैं, कम ऑन द पॉइंट, दैट इज क्रिकेट की बात चल रही थी, अब यहीं आ जाओ। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, कोई बॉल है, मान लो वो हवा में उड़ते हुए आ रही है ना, इसको क्या करना है, इस बॉल को क्या करना है, बेसिकली कैच करना है। अभी पढ़ते हैं, इसको क्या करना है, कैच करना है इस बॉल को। अब समझो, एक तो पॉइंट क्या है कि ये बॉल ऊपर आ रही है, मैं इसको यहीं पे कैच कर लूं, ठीक है, एक तो ये यहाँ कैच कर लिया। एक ये है, मैं अपने हाथ को पीछे ले गई और यहाँ ले जा करके कहीं पे मैंने कैच कर लिया। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक तो मैं यहाँ बॉल को कैच करूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा चोट फील होगी, या मैं दूसरे केस में यहाँ बॉल को कैच करूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा चोट फील होगी। कहाँ मुझे बॉल का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फील होगा, इस फर्स्ट वाली कंडीशन ऊपर या फिर इस सेकेंड कंडीशन नीचे, जैसे इसको यहाँ ज़्यादा फील होगा, या ये नीचे अगर यहाँ बॉल को पकड़ता है यहाँ ज़्यादा होगा, बताइए। अफ्रीका का नाटा कैप्शन, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, दैट इज, यदि मैं बॉल को ना एकदम ऊपर ही पकड़ लेती हूँ तो मेरे को ज्यादा बल जो है वो फील होगा। ऐसा क्यों? अब समझना, जब मैं ऊपर पकड़ लेती हूँ, ऊपर पकड़ने का मतलब मैंने मेरे टाइम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
सॉरी बढ़ा नहीं दिया, टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया। एक तो मैंने यहाँ पकड़ी, इसका मतलब मैंने जल्दी पकड़ ली, और एक मैं यहाँ पकड़ूं, इसका मतलब मैं टाइम को बढ़ा रही हूँ। यहाँ से यहाँ आने में कुछ तो समय लगेगा, इस टाइम को तो मैं बढ़ाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास टाइम घट गया, ये टाइम क्या हो गया, घट गया, क्योंकि मैंने यहाँ इस पे पकड़ लिया। टाइम घटने से क्या हुआ, मेरा जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स, ये भी क्या हो गया हमारे पास, घट गया। हाँ, अब वापस आ जाइए, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में चोट ज्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसलिए मुझे चोट ज्यादा फील होगी। सेकंड जो पोजीशन है या सेकंड जो कंडीशन है, उसमें मुझे चोट जो है वो कम फील होगी, क्योंकि मैंने टाइम को बढ़ा दिया। तो जहां पे मैं टाइम को बढ़ा रही हूं, वहां पे मेरे इम्पल्स का मान कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए मुझे चोट भी कैसी फील होगी, थोड़ी कम फील होगी, इतना मुझे फील नहीं होगा। इसको समझते हैं, ये क्लियर होगा जब हम 5-6 तरीके के एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जैसे यदि मैं सेकंड की बात करती हूँ, मैंने बोला कि, अभी देखते हैं विक्रम आपका क्वेश्चन क्या है। अगर मान लिया मुझे एक तो सीमेंट की फ्लोर पे कूदना है, और एक मुझे कोई मिट्टी है, मिट्टी की कोई रेत भरी हुई है कहीं पे, वहां कूदना है, तो मुझे ये बताओ, मैं सीमेंट पे कूदती हूँ तब मुझे ज्यादा चोट लगेगी, या मैं रेत पे कूदूंगी तब मुझे ज्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियस है ना, सीमेंट पे अगर यदि मैं कूदती हूँ तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी। सीमेंट पे कूदने का मतलब मैंने फिर अपने टाइम को क्या कर दिया, घटा दिया, मैं जल्दी से गई और जाकर के कूद गई, कूदते ही वहां मेरा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और वहीं जब मैं बात करती हूँ मिट्टी की या रेत की, वहां यदि मैं कूदती हूँ तो मेरा टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए वहां मुझे चोट क्या होगी, कम फील होगी, और वहीं सीमेंट के जो सरफेस है वहां पे मुझे चोट ज्यादा होगी। रीजन क्या है, अब वो भी समझ लेते हैं एक बार। जब भी कोई व्यक्ति है, मान लो वो किसी भी एक सर्टेन हाइट से किसी सीमेंटेड फ्लोर पर यदि कूदता है, तो जो फ्लोर होती है ना आपकी, तो वो फ्लोर पर बेसिकली आकर के गिरता है, तो जो टोटल चेंज होता है उसके लीनियर मोमेंटम में, वो हमेशा ही कम समय के लिए प्रोड्यूस होता है। अभी हमने बोला कि कम समय में हम सीमेंट की फ्लोर पर गिर जाएंगे, इसका मतलब उसमें जो टोटल लीनियर मोमेंटम हुआ, चेंज जो मोमेंटम हुआ, वो कम समय के लिए प्रोड्यूस हुआ, इसलिए चोट भी क्या लगी, अधिक लगी। देयरफॉर जो आपकी फ्लोर होती है वो बहुत अधिक मात्रा में बल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से जो भी पर्सन है उसको ज्यादा तरीके की चोट देखने को मिलती है। यानी कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, टाइम से, टाइम के बाद जाओगे मोमेंटम पे, मोमेंटम की वजह से फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, मोमेंटम की वजह से ही तो बढ़ गया। हम यही तो पढ़ के आए थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है, यदि M का मान बढ़ रहा है तो आपके फोर्स का मान भी बढ़ेगा। और जो F और M है, इसके लिए मेन कौन हमारे पास यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, वो T कर रहा है, यानी कि टाइम कर रहा है। किसी भी चीज का हमने टाइम क्या कर दिया, कम कर दिया, इसका मतलब उस पे लगने वाला फोर्स और मोमेंटम हमको कैसा फील होगा, अधिक फील होगा, ज्यादा फील होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं चीनी मिट्टी के, मान लो बर्तन है, या चीनी मिट्टी के हमारे पास ग्लास है, जैसे आप फ्लिपकार्ट से यदि शॉपिंग करते हो या अमेजोन से शॉपिंग करते हो, तो वहां से जब भी आपके पास कोई कांच के बर्तन आते हैं या कोई चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, तो उनको ना बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके आपके पास भेजा जाता है। साइड में ना अच्छे से कुछ वो थर्माकोल लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा वो जो पट पट फूटने वाली वो आती है ना आपके पास पन्नी, उसके अंदर उसको रखा जाता है, चारों तरफ अच्छे से थर्माकोल लगाया जाता है, फिर अच्छा सा एक बॉक्स लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि रास्ते में जब वो आ रही है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई बहुत अधिक फोर्स ना लगे, है ना। डायरेक्ट यदि हम छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी फोर्स क्या हो जाएगा, उस पर पहुंच जाएगा, पहुंच गया, यानी कि हमने टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया। टाइम को कम किया, उससे हमारा फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अब यदि हमने वहां पे बहुत सारे थर्माकोल्स लगा दिए, जिससे उस तक वो फोर्स है वो पहुंच पाएगा ही नहीं, जिससे हमारे बर्तन कभी टूट पाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट होता है, यही सेम कंसेप्ट पे होते हैं, आपके स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रक है, उनमें शॉकर्स लगाए जाते हैं। शॉकर्स क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे आपका बम्प आया है ना, कहीं पे वो ऐसे रोड के बीच में नहीं बनाए होते इस तरीके के, अब इनके ऊपर से आपके स्कूटर को लेके जाना होता है, तो यहाँ से जैसे ये आपकी सरफेस जो है ना, ये सरफेस से टकराती है आपके व्हीकल की, तो आपके व्हीकल के जितने भी अंदर के पार्ट्स है ना, उनको क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को डायरेक्टली आपके पार्ट्स तक नहीं पहुंचाया जाए, इसलिए उस फोर्स को कहाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है, शॉकर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये शॉकर अपने अंदर उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो ट्रेन की बोगीज होती हैं,
बोगीज का मतलब हो गया जस्ट नॉर्मल, आपके मान लिया अलग अलग, जैसे दो अलग अलग ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, उनको मान लो आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ना हम एक चीज का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनको जोड़ने को तो हम बोलते हैं शंटिंग। शंटिंग का मतलब हो गया अलग अलग बोगीज को आपस में जोड़ना, और जोड़ने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बफर्स। तो इन बफर्स का भी यूज इसलिए ही किया जाता है जिससे कि फोर्स क्या हो, कम फील हो। इसके अलावा यदि मान लो हम एक क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को कंपेयर करते हैं, एक तो है क्रिकेट बॉल और एक है टेनिस बॉल, समझना, एक तो है क्रिकेट बॉल और एक है टेनिस बॉल। अब इन दोनों को ही यदि मुझे मान लो कैच करना है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इन दोनों को ही जब मैं आपस में कैच करती हूँ तो मुझे किस में कम सेम फोर्स फील होगा, किस में कम फोर्स फील हो गया, किस में मुझे कम चोट लगेगी, क्रिकेट की बॉल में या टेनिस की बॉल में, किस में कम फील होगा? आप विक्रम एक बार एक्सप्लेन करेंगे किस पर मोमेंटम काम हो रहा है? ये बॉल मुझे पंकज समझ नहीं आई है, क्रिकेट की है या टेनिस की है? सिंपल है ना, टेनिस बॉल में। अब इसके लिए हम एक कंसेप्ट और समझते हैं, सुनना, क्रिकेट की बॉल किससे बनी होती है? लेदर से बनी होती है। क्रिकेट, वो क्रिकेट की बॉल नहीं जिससे अपन खेलते हैं, वो तो रबड़ वाली होती है। अपन तो नॉर्मली वो रबड़ की बॉल आती है 10-12 रुपए की, उसको लाके खेल लेते हैं, लेकिन जो मेन क्रिकेट खेला जाता है वो लेदर की बॉल से खेला जाता है, तो वो तो लेदर की हो गई। और जो मेन आपके पास जो टेनिस खेला जा रहा है वो जिस बॉल से खेला जाता है वो बनी हुई होती है रबड़ की, ये होती है रबड़ की। एक तो ये क्रिकेट बॉल किसकी हो गई? लेदर की। टेनिस बॉल किसकी हो गई? रबड़ की। अब मुझे ये बताओ दोनों में से भारी कौन होगी? लेदर की बॉल भारी होगी या रबड़ की बॉल भारी होगी? ऑब्वियस है ना, लेदर भारी है भैया, तो हमारे पास ये क्या होगी? ज्यादा भारी होगी एज कंपेयर टू दिस। इसका जो मास होगा वो क्या होगा? कम होगा, कम होगा। अब वहीं हमें पता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। यदि किसी चीज का m ज्यादा है तो इसका मतलब उस पर मुझे फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इसको पकड़ने के लिए ना, जब ये मेरे हाथ पे आएगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा और यहाँ से मुझे चोट भी ज्यादा लगेगी। वहीं जब मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें मुझे कम फील होगा। इसका जो मेन रीजन होता है, मेन कंसेप्ट होता है वो लेदर और रबड़ होता है, या मेन जो कंसेप्ट होता है वो मास होता है। किसका मास अधिक है? लेदर का मास अधिक है एज कंपेयर टू योर रबड़। रबड़ तो नरम होता है, उसको आप पकड़ सकते हो, उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए वहां बल भी कम है। और अच्छे से समझते हैं तो ये बोलता है इट इज डिफिकल्ट टू कैच अ क्रिकेट बॉल देन टू कैच अ टेनिस बॉल। जब भी हम किसी भी क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं ना, तो उसको हमारे लिए कैच करना ज्यादा टफ है या ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू योर टेनिस बॉल। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्रिकेट बॉल जो होती है ना वो ज्यादा भारी होती है एज कंपेयर टू योर टेनिस बॉल। अच्छा, भारी है, भारी होने का मतलब उसका मोमेंटम भी क्या हो गया? अधिक हो गया। मोमेंटम अधिक हो गया, इसका मतलब वो बल भी क्या लगाने वाली है? ज्यादा लगाने वाली है। कहाँ पे? हमारे हाथों पे, एज कंपेयर टू योर टेनिस बॉल। फर्दर आगे चलते हैं आपके, तो हाँ ये वाला आता है, दैट इज जब हम एक मेटल बॉल या एक रबड़ बॉल की बात करते हैं, दोनों को ही आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो समझना, एक तो मैंने रबड़ की बॉल ली, मेटल मतलब कोई भी धातु की बॉल, उस रबड़ की बॉल को लेके मैंने दीवार पे फेंका, दीवार पे फेंका, फेंक करके वो मेरे पास वापस आ गई। एक मैंने किसी मेटल की बॉल ली, उसको मैंने फेंका, वो तो मेरे पास फेंक के वापस आएगी ही नहीं। अब यहाँ क्या लॉजिक हुआ? रबड़ की बॉल फेंक करके वापस आ जाती है, लेकिन मेटल की बॉल नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि समझना, जो अच्छा यहाँ पे हमको दो कंडीशन और लगा दी है। दो कंडीशन ये कि दोनों बॉल का जो है उसका हम मास सेम रखने वाले हैं, साथ ही में उसकी हम वेलोसिटी भी सेम रखने वाले हैं। यानी कि यहाँ हमको उनका जो द्रव्यमान है और उसका जो वेग है वो दोनों ही समान कर दिया। दो बॉल ले तो ली, लेकिन लेते टाइम उसका वेग और उसकी वेलोसिटी समान कर दी, यानी मोमेंटम का खेल तो खत्म। अब यहाँ हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते जो हम यहाँ पढ़ के आए हैं, ये वाला कंसेप्ट तो खत्म ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने हमको दो कंडीशंस पहले ही डिफाइन कर दी, मास और वेलोसिटी दोनों की सेम है। अब जब मास वेलोसिटी सेम है तो फिर क्या होगा? समझो, रबड़ की बॉल रिबाउंड करती है, वहीं मेटल की नहीं करती है। इसका मतलब रबड़ की जो बॉल है ना उसमें हमको ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या होता है? समझो, P इज इक्वल टू mv होता है।
ठीक है, यही होता है मोमेंटम। रबड़ की बॉल रीबाउंड कर रही है, इसका मतलब ये तो मेटल के लिए हो गया। रबड़ की बॉल रिबाउंड करी है, एक बार गई और जाकर के वापस भी आ गई, तो हम इसको क्या लेंगे, 2mv लेंगे। 2mv का मतलब ही क्या हो गया कि हमारा मोमेंटम जो है वो क्या हो गया भैया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम जो हमको देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, हमारे रबड़ की बॉल में देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर करने हैं। इतने अब आपके क्वेश्चंस देख लेंगे जो जो भी आपने मुझसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज मोमेंटम। संवेग किस प्रकार की राशि है, अदिश, सदिश, द्विअदिश या फिर द्विसदिश। क्रिकेट बॉल कैच पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं। इम्पल्स का मतलब क्या हुआ, इम्पल्स को हम संवेग भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कब, समझो, इम्पल्स को हम संवेग कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के हम बराबर मान सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि इम्पल्स बहुत कम समय के लिए लगता है। जो बहुत कम समय के लिए लगा हुआ आप कह सकते हो बल है, लेकिन वो बल नहीं है, इम्पल्स एक तरीके का बल नहीं है, वो चेंज इन मोमेंटम है। इम्पल्स जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, वो किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कम समय के लिए जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना उसको आप इम्पल्स कह सकते हो, उसको आप संवेग कह सकते हो। दोनों का जो रीजन होता है वो बेसिकली इम्पल्स और मोमेंटम दोनों को आप एक दूसरे से क्लियर रख सकते हो, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में याद रख सकते हो। हाँ, फर्स्ट का जो है वो हमारे पास बी करेक्ट होता है। मोमेंटम कैसी राशि हुई, वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। आज कुछ न्यू नेम्स दिख रहे हैं क्लास में। हाँ, दैट इज सबसे फर्स्ट आंसर दिया है आशीष ने, एंड सेकंड का जो है ए, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर दर आरोपित डैश के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड डैश, दैट इज योर मास, वेलोसिटी, फोर्स या फिर एक्सेलरेशन। किस चीज के बराबर होता है आपका, दैट इज सबसे पहले आंसर दिया है पंकज का, हम आंसर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसने सी लिखा है, ठीक है, फिर उसने थर्ड का सी कर दिया है। सबसे पहले आंसर दिया है पंकज ने, दैट इज थर्ड का सी, योर फोर्स। व्हाट इज मोमेंटम, संवेग क्या है, मास गुना में एक्सेलरेशन, मास गुना में वेलोसिटी, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर मास गुना में फोर्स। किस चीज को हम मोमेंटम कहते हैं, थर्ड थोड़ी है, फोर्थ आ गया ना। हाँ, दैट इज पंकज का ही सबसे पहले आंसर आया, क्या, फोर्थ का बी हमारे पास करेक्ट होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। From which law of motion F is equal to ma is obtained? F is equal to ma आपके किस नियम से प्राप्त होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या अदर। F बराबर जो ma है वो आपके किस से प्राप्त होता है, ये जो रिलेशन है वो आपके किस से प्राप्त हो रहा है बच्चों, बताइए। हाँ बताइए। हाँ, हमारे प्राप्त होता है किससे, सेकंड से, सेकंड से ही होता है। चलिए, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम मीटर इनटू सेकंड या मीटर इनटू सेकंड। हाँ, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा डाइन। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन, और सीजीएस में क्या होती है, डाइन। चलिए, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, बल की भौतिक स्वतंत्रता का परिणाम है, बल जो है बल की भौतिक स्वतंत्रता का परिणाम है न्यूटन का तीसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या ऑल ऑफ दिस। इसको मोशन की जगह यहाँ न्यूटन रखो तो आपको ज्यादा क्लियर रहेंगी चीजें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन या वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? कौन है जो आपके इसको बताता है? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। एक बार क्वेश्चन ढंग से समझना। फिजिकल इंडिपेंडेंस, अच्छा फिजिकल इंडिपेंडेंस होता क्या है पहले ये बताइए। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो समझो, फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया, और फोर्स का मतलब, मान लिया ये कोई सिस्टम है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, है ना, बहुत सारा बल है जो इस पे लग रहा है। अब यदि मैं बात करती हूं केवल इस एक फोर्स की, मैं बात कर रही हूं, ठीक है, जब भी मैं केवल इस एक फोर्स की बात करूंगी ना, तो इस एक फोर्स के रेस्पेक्ट में ये सारे फोर्स क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे। मैं केवल इस एक फोर्स की ही बात करूंगी, इस एक फोर्स को ही कंसिडर करूंगी। इसी चीज को बोला जाता है फिजिकल इंडिपेंडेंस, की इस बॉडी के ऊपर केवल इस एक फोर्स से क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा केवल इस एक बल की वजह से, ये सारे बल तो उस टाइम पे गायब हो गए। इसको बोला जाता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। और ये जो बताया जाता है ना, वो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। जो मेन हम बात करते हैं ना यहाँ पे, वो आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट? मोस्ट करेक्ट की बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? पहला, इट इज इम्पॉसिबल फॉर, है ये, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर बल की अनुपस्थिति में गति होना संभव है। दूसरा, it is possible to have several force action on an object in the absence of motion of the object। यानी वस्तु की गति के अभाव में किसी वस्तु पर कई बलों का कार्य करना संभव है। बी, सी है, ना तो ए ना तो बी करेक्ट है, या डी है आपके पास, ए और बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन को थोड़ा समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट करेक्ट पूछ रहा है। मोस्ट करेक्ट में ए ऑप्शन दिया है कि मान लो, चलिए ए ऑप्शन आपको दिया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो गति करे जा रही है, वो गति कर रही है और उस टाइम उस पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गति की और उस गति को कराने के लिए उस पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं किया, उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा। ए तो ये कह रहा है। बी ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उसके बाद भी उसमें किसी प्रकार की कोई गति हमको देखने को नहीं मिल रही है। इसका सी नहीं होगा, इसका ए करेक्ट होगा। देखो मोस्ट एक्यूरेट की बात की गई है। यदि मैं बोलती हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट को गति में लाने के लिए, तो गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वस्तु बिना बल के अपने आप किस में आ जाए, गति में आ जाए, नहीं हो सकता ना, इंक्लाइंड प्लेन को छोड़ करके। तो इट इज, ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि वो गति कर रहा है तो वो बिना फोर्स की एब्सेंस में कर रहा है, बिना उस पे कोई बल लगाए वो गति कर रहा है? हाँ, ड्यू टू क्या? इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा बल नहीं है? बल नहीं है, आवेग नहीं है, तनाव नहीं है, थ्रस्ट नहीं है, या वेट नहीं है। देखो इम्पल्स आप पढ़ी आए हो, टेंशन का मतलब होता है किसी चीज को, ये यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से और यहाँ से पकड़ के क्या करना, खींचना, और जब खींचोगे तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अभी इतना था, अब इसको टेंशन की खींचा तो इसकी क्या हो गई, लेंथ बढ़ गई। थ्रस्ट का मतलब होता है किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है मान लिया, उसमें नीचे की तरफ से जो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कार्य कर रहा है, उसी को कह दिया जाता है आपका थ्रस्ट। और वेट का मतलब भार होता है। बताइए क्वेश्चन 8 मेंशन है, क्वेश्चन 8 नॉट मेंशन है।
नहीं, नॉट कहाँ है, मोस्ट करेक्ट मेंशन है ना। देखो आप समझना, थोड़ा सा लॉजिक का क्वेश्चन है। वेट की यदि मैं बात करती हूँ, वेट और फोर्स, वेट और फोर्स की यूनिट सेम होती है, न्यूटन होता है। वेट का मतलब जो वेट होता है वो होता है आपका mg, फोर्स आपका होता है ma। वहीं एक चीज और होती है, देखो ये आया एक्सेलरेशन और ये आया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल का मतलब यदि मैं नीचे की बात करती हूँ तो ये बेसिकली कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो वेट होता है ना, ये जो भार होता है, ये आपका एक तरीके का बल ही होता है। भार भी आपका एक तरीके का बल ही होता है जो आपके कहाँ एक्ट करता है, ग्रेविटी की तरफ या नीचे की तरफ बेसिकली आपके एक्ट कर रहा होता है। उस तो वेट तो आपका ऑप्शन से ही हट जाता है, क्योंकि वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स की ही एक फोर्स, जो वेट होता है वो आपका एक प्रकार का बल ही होता है। इसकी मैं आपको कल एक डेफिनेशन और प्रोवाइड करा दूंगी, वो अभी मुझे एग्जैक्टली लर्न नहीं है। वो डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में वेट होता क्या है। जब हम बहुत ही छोटे बच्चों को वेट के बारे में पढ़ाते हैं ना, तो हम उसको यही डेफिनेशन देते हैं जो आपके फोर्स से रिलेट करते हुए आती है। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आया थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, नीचे से लगने वाला बल। अभी मैंने बोला था किसी भी फ्लूइड की यदि बात हो रही है, बायोन्सी फोर्स का नाम सुना है आपने, बायोन्सी फोर्स हो, थ्रस्ट हो, किसी भी फ्लूइड की बात हो रही है, उसमें नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ना, उसी को हम बेसिकली थ्रस्ट के रूप में कंसिडर करते हैं। तो थ्रस्ट भी क्या हो गया, एक तरीके का फोर्स हो गया। टेंशन, टेंशन में भी आप किसी चीज को खींच रहे हो, किसी चीज को खींचना या दबाना, पुश और पुल ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो आपका बी ऑप्शन भी गया, बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, बचा क्या, इम्पल्स। तो राइट आंसर भी क्या होगा, इम्पल्स, यानी कि आवेग। मैंने पहले भी, अभी थोड़े टाइम पहले भी मैंने ये चीज बोली थी, जब मैं इम्पल्स बता रही थी, इम्पल्स और मोमेंटम बता रही थी, कि इम्पल्स आपका किसी तरीके का कोई बल नहीं होता है। बस ये मान लो आपके मोमेंटम में चेंज हो रहा है थोड़े समय के लिए, है ना, हमने कोई ऐसा फोर्स लगा दिया जिससे बहुत कम समय के लिए आपके मोमेंटम में चेंज हो गया, तो उसको हम कह देते हैं इम्पल्स, यानी कि आवेग। चलिए नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ स्टार्ट होता है। एक बार फास्टली कंप्लीट कर लेते हैं इसे, छोटा सा ही टॉपिक है और समझ में भी इजी आ जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ आपका बोलता है, यदि हम किसी बॉडी पे किसी तरीके का कोई एक्शन देते हैं, यदि हम किसी पिंड पर किसी प्रकार की कोई क्रिया देते हैं, तो ये निश्चित है कि वो हमें किसी न किसी तरीके की एक प्रतिक्रिया जरूर देगा, यानी किसी न किसी तरीके का कोई रिएक्शन जो है वो जरूर देगा। इसी को बोला जाता है आपके न्यूटन का एक्शन एंड रिएक्शन का नियम, यानी न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का आपका नियम। आगे चलते हैं तो मिलता है एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है, केवल उनकी डायरेक्शन या दिशा जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। अच्छा, एक्शन और रिएक्शन है क्या, देखो जस्ट नॉर्मल मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर मैं किसी चीज पे कोई एक्शन दे रही हूं तो वो अपना रिएक्शन मुझे देगी ही देगी, ये तो हुआ एक्शन रिएक्शन का नियम। अब इस एक्शन और रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो सकती है। ये हुई सेकेंड पॉइंट। एक बार थर्ड पॉइंट और समझ लेते हैं। जब भी ये किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट या परिणामी जो होता है वो जीरो होता है। देखो एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन को आप फोर्स ही समझो, बल ही समझो। एक्शन रिएक्शन है क्या, दो मान लो एक्शन और रिएक्शन एक प्रकार के बल है और वो एक्चुअली में बल ही हैं। आप किसी चीज पे कुछ एक्शन दे रहे हो यानी उसको फोर्स दे रहे हो और वो वहां से अपना रिएक्शन दे रही है यानी फोर्स दे रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन इज आर टाइप ऑफ फोर्सेस या आर टाइप ऑफ फोर्स। अब मेरी बात समझना, रिजल्टेंट की बात की जा रही है, ये हमको पता है एक हुआ एक्शन एक हुआ रिएक्शन, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, बस जो साइन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये मैंने ली एक बॉडी, ठीक है। अब जब वैल्यू दोनों की सेम है, यदि मान लो मैं यहां से कुछ लगा रही हूं, ये भी 20 है, इस पे जो एक्शन हो रहा है वो +20 का हो रहा है और इससे जो रिएक्शन हो रहा है वो -20 का हो रहा है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, एक्शन प्लस रिएक्शन को प्लस करके। तो एक्शन कितने का था, +20 का, रिएक्शन कितने का था, -20 का, तो बच क्या गया 0।
बच क्या गया, 0। तो यही तो चीज वो आपको समझा रहा है कि एक्शन और रिएक्शन यदि किसी बॉडी पे कार्य करते हैं तो उनका जो परिणामी या रिजल्टेंट होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, दिशा का फर्क पड़ रहा है। मान तो समान है लेकिन दिशा का फर्क पड़ रहा है, इसलिए प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ और रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया। आगे चलते हैं तो थर्ड लॉ होता है जो आपको बताता है अप्लाइड फोर्सेस ऑन डिफरेंट बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात वही हो गई, अभी मैंने कहा था आपको कि एक्शन रिएक्शन को याद रखो, होते क्या है, दोनों ही क्रिया प्रतिक्रिया एक प्रकार के बल होते हैं। एग्जाम्पल में पहला है चलना। जब हम किसी भी रोड पे चलते हैं या हम नॉर्मल चलते भी हैं तो हमारे पैर के जो फीट होते हैं ना, हमारे पैर के जो फीट या तलवे होते हैं, ये एक्चुअली में हमारे ग्राउंड पर पीछे की तरफ एक्शन करते हैं। जब हम अपने एक पैर को ऐसे रखते हैं तो एक्चुअली में वो पीछे की तरफ एक क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और जो ग्राउंड है ना वो हमको आगे की तरफ क्या कर रहा है, एक रिएक्शन दे रहा है, उसकी एक प्रतिक्रिया दे रहा है, तभी हम किसी भी रोड पर चल पाते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन कहाँ यूज होता है, चलने में। दूसरा स्विमिंग में, समझना, पानी में कोई भी इंसान है वो स्विमिंग कर रहा है, ये पानी है, मैं अपने हाथ से पानी को हटा रही हूँ, यहाँ से हटाया फिर यहाँ से हटाया, फिर आगे चले साइड किया, फिर आगे चले साइड किया, तो ये हटाने का मतलब ही क्या हो गया, मैं उसको क्या दे रही हूँ, एक्शन ही तो कर रही हूँ कि तू साइड हो। बेसिकली ये मैंने क्या किया, अपना एक एक्शन किया। पानी मुझे पीछे की तरफ से आगे, पीछे से आगे की तरफ क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, वो धक्कन उसका क्या हो रहा है, धक्का उसका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो मेरा ये एक्शन हुआ और पीछे से पानी का जो आ रहा है वो रिएक्शन हुआ। तो कहाँ हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। थर्ड आपके पास होता है किसी बंदूक को चलाने में। देखो बंदूक हमने चलाई, उस टाइम तो हमने उसको एक्शन दिया, जब बुलेट है उसमें से निकल गई, लेकिन हैंड टू हैंड ना जो आपकी गन होती है इसके अंदर ना रिकॉइलिंग का प्रोसेस होता है, दूसरी गन होती है जो आकर के लग जाती है, तो वो रिकॉइलिंग में बेसिकली क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। हमने तो कर दिया एक्शन और गन करने क्या दिया, अपना रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपके फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स या फिर रॉकेट्स। ये रॉकेट दिख रहा है, रॉकेट के चलने में भी आपका थर्ड लॉ लगता है। कैसे, अभी आपका चंद्रयान लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 है ना, उस टाइम आपने वीडियोस देखी थी, चंद्रयान 3 की देखी हो या सेकंड की देखी हो, उनकी कोई वीडियोस देखी थी, नेट पे इतनी वायरल हुई थी, है ना, बहुत दूर दूर पे वो स्क्रीन लगा के लोग बैठ जाते हैं, फिर उनमें वो कुछ मतलब ऐसा एक देशभक्ति का ऐसा गाना चला देते हैं, और इस तरीके की रील्स काफ़ी फेमस हुई थी इंस्टाग्राम पर, यदि आप यूज़ करते हो तो। वहाँ आपने देखा हो जब वो रॉकेट है ना, जब वो जाता है ना तो बहुत सारी धुआं ही धुआं हो जाती है, अजीब सी गैसेज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। आप देखो हमारा जो इसके अंदर फ्यूल यूज किया जा रहा है ना, जैसे ही वो जलता है ना तो जलने की वजह से बहुत अधिक गैसें हैं जो कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही हैं। वो जो गैसेस बाहर निकल रही है वो तो क्या हुआ, एक्शन हो गया, जो कहाँ की तरफ लगा, नीचे की तरफ लगा। अब जब रॉकेट नीचे से ऊपर उड़ा तो उन गैसों की वजह से क्या लगा, रिएक्शन लगा, वो गैसें जली, जल करके नीचे आई, ये तो उनका एक्शन हुआ। उन गैसों के थ्रू, जो गैसों का मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर के थ्रू जब वो रॉकेट आगे गया तो वो उसका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो इसे बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन का नियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल। सिंपल सी चीज है, आप एक बॉल को लो और उसको ऐसे खेलो, है ना, आप उसको ऐसे जमीन पे मारो, वो वापस आपके हाथ में आ जाएगी, फिर आप मारो, फिर वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, वो रिबाउंड कर पा रही है, यानी हम उसको क्या दे रहे हैं, एक्शन, और जो हमारा फ्लोर है ना ये उसको क्या दे रहा है, रिएक्शन। तो यहाँ भी हमारा एक्शन रिएक्शन का जो रोल है वो प्ले हो रहा है। सिक्स्थ आपके पास आता है, एक तो आपको बर्फ में चलना है, एक आपको मिट्टी में चलना है। तो बताओ बर्फ में चलना आसान होगा या मिट्टी में चलना आसान होगा? चलना आसान होगा, या ऐसे समझ सकते हो, बर्फ में मुझे चलना है, ठीक है, बर्फ में मैं जस्ट नॉर्मल मैं बोल सकती हूँ, मैं जितना भी फोर्स लगाऊंगी बर्फ में चलने के लिए, पहले इसको समझते हैं। जैसे ही हम सैंड में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, हमारी पैरों से, है ना, मिट्टी में मैं गई तो मिट्टी को मेरे पैरों से हटाना ज़्यादा आसान होगा। जो पैर है ना मेरा, वो मिट्टी में जगह आसानी से बना सकता है, वो फैल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने अपना क्या दिया, एक्शन दिया। और अभी हमने बात की थी, जब भी हम चलते हैं तो चलने में हमारा क्या काम आता है, न्यूटन का थर्ड लॉ काम आता है। इसी को ही हम एक्शन रिएक्शन का नियम है जो कहते हैं।
और एक मुझे चलना है बर्फ में। अब बर्फ में जब मैं चलती हूँ तो वहां पे मेरा रिएक्शन जो फोर्स है वो बहुत ही कम होगा, जो मुझे जमीन से मिलने वाला बल है वो बहुत ही कम होगा, इसलिए मुझे बर्फ में चलने में जो है वो दिक्कत आएगी, लेकिन मिट्टी में चलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी मुझे बर्फ में चलने में आएगी। सबसे ईजी तो ये है कि हम रोड पर चले, रोड पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास आता है सैंड पर चलना, कि हम मिट्टी पर चले, और थर्ड हमारे पास आता है आइस पर चलना। सैंड पे भी हम चल सकते हैं, यहाँ पे भी जो हमको रिएक्शन है वो आइस से तो बेसिकली हम कह सकते हैं फोर्स जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन आइस में तो बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज आपकी रोविंग अ बोट, या फिर नाव का चप्पू चलाना। ये आपका नाव वाला है, ये ऐसे चप्पू चला रहा है। जैसे कभी आप वहाँ गए हों, जैसे कोई यूपी का हो, यूपी का कोई स्टूडेंट है क्लास में, तो उन्होंने जैसे गिरिराज जी के गए हों, गोवर्धन जी के गए हों, वहाँ पे जमुना जी हैं, यमुना जी हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो पूरी, मुझे उस जगह का नेम नहीं याद आ रहा यार, वो यमुना जी हैं, और वो यमुना जी में पूरा ऐसे व्यू दिखाते हैं, जहाँ पे वो द्वारका जो है वो अंदर गए थे, तो वहाँ पे वो इस तरीके से एक व्यू दिखाते हैं। मुझे उस जगह का प्रॉपर नेम नहीं याद आ रहा है। तो वो जब हम उस व्यू के लिए ना, वो जो नाव में हमको बिठा के ना वो बहुत दूर तक लेके जाता है। वहाँ पे ना शिप या बोट, वो बोट नहीं चलती हैं, कुछ तो इलेक्ट्रिक बोट होती हैं, इलेक्ट्रिक बोट तो डायरेक्ट चल जाती हैं, वो नहीं चलती है वहाँ पे। वहाँ पे ना ये इस टाइप की ये बोट चलती हैं, इलेक्ट्रिक वाला कुछ यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है। नहीं यार, वो मथुरा भी नहीं है, अक्षरधाम भी नहीं है, मुझे एक्चुअली उस जगह का नेम ही मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। जहाँ पे द्वारका जी है, द्वारका को वो उनकी जो वो पूरी नगरी थी जिसमें उन्होंने पैर लगा के उसको नीचे कर दिया था, उनका पूरा महल कृष्ण जी का नीचे चला गया था, और आप वहाँ पे जाते हो, बोट आपको वहाँ पे लेके जाती है, और उसके बाद वो जो एक पूरा व्यू है ना वो तो आपको नहीं दिखता, लेकिन जहाँ वो कृष्ण जी रहते थे ना वो पूरा व्यू यमुना जी से आपको पूरा व्यू देखने को मिलता है। यमुना जी है वहाँ पे वो बेसिकली, हाँ। तो वहाँ पे ना एक्चुअली इसी टाइप की बोट चलती हैं, इलेक्ट्रिक नहीं चलती। अब ये करता क्या है, ये जो चप्पू है ना, इस चप्पू को ऐसे पानी में डालता है और डाल करके एक तरीके का एक्शन देता है। इसने अपना एक्शन दिया, पानी इसको पीछे से आगे की तरफ धकेल रहा है, यानी पानी क्या कर रहा है, उसका रिएक्शन दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन का आपका नियम। नेक्स्ट आपके पास होता है, यदि कोई व्यक्ति है, मान लो वो किसी पत्थर पे पैर को मारता है, तो उसकी वजह से उसके पैर पे क्या आएगी, चोट आएगी। आपने क्या किया, एक्शन, और पत्थर का क्या आपको मिला, रिएक्शन। यही सेम चीज हम सीमेंटेड फ्लोर पे भी देख रहे थे। न्यूटन के थर्ड लॉ इस बार सीपीओ के अंदर 10/11/2022 शिफ्ट सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आया था आपका, कि न्यूटन का सेकंड लॉ है वो एक्सप्लेन करता है आपके थ्रस्ट बाय रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन की बात आ गई, अभी हम रॉकेट इंजन जेट की बात करके आए हैं, रॉकेट इंजन की, जेट इंजन की, और साथ ही में डेफ्लेटिंग बलून्स की। इन सभी पर आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो एक्ट करता है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, या फिर अदर्स। वृंदावन ही लग रहा है शायद मुझे वो अब है, बट मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। हाँ, फर्स्ट का क्या होगा, दैट इज सी, आपका लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। A swimmer swimming in a water is an example of what? एक तैराक द्वारा पानी में तैरना किसका उदाहरण है, न्यूटन के प्रथम नियम का, सेकंड का, कंटिन्यू एक्शन रिएक्शन का, या फिर आपके थर्ड का। हाँ, दैट इज सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा, एक्शन रिएक्शन का। फ्लाइट होता है, जेट प्लेन या रॉकेट किसका एग्जाम्पल हो जाते हैं, पहले का, तीसरा ऑफ बाउंडेड मोशन, गति का तीसरा, या फिर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्होंने यहाँ पे ये मोशन की जगह न्यूटन लर्न रखना, इधर भी न्यूटन कर लीजिए, इधर भी न्यूटन कर लीजिए। हाँ, ये रहने दीजिए। बताइए, यहाँ पे ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग हो गए हैं। आपको नहीं लग रहा कि बी, सी और डी ऑप्शन जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा
जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, नेक्स्ट आपके लिखा है थर्ड लॉ ऑफ बाउंडेड मोशन, सी आपके लिखा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन तो आता ही नहीं है, इसको तो हटा ही दीजिए, इक्वेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो डी तो आपके गलत हो गया। हाँ, बचा गया हमारे पास बी की फॉर्म में हम जाएंगे। चलिए, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए वाटर gun, the gun pushes in the opposite direction. This is an example of Newton's law. First and second, third, second law of bounded या first law? किसका एग्जाम्पल होगी? हाँ, that is fourth का B. चलिए, when a sailor jumps in the forward direction, boat moves backward. This example shows Newton's law. Second, first and second, third या first? एक कोई भी तैराकी है, मान लो वो बोट है उससे कूद जाता है, तो ये किस तरीके के आपका जो नियम है उसको दिखा रही है? हाँ, that is your third. यहाँ आपको मैच करना है एक दूसरे से। पहला आपको दिया है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा, दूसरा दिया है मेजर ऑफ फोर्स, बल का माप, तीसरा दिया है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव या रिकॉइलिंग ऑफ गन। कौन सा किससे संबंधित है? न्यूटन के तीसरे नियम से क्या संबंध है, इम्पल्स से क्या है, सेकंड से क्या है या फर्स्ट से क्या है? बताइए। फोर्थ में नहीं, रिकॉइलिंग ऑफ गन है। एक मिनट, हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना उसमें, हर्षित न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसमें। ऑप्शन में मोशन है ऐसा? बताइए। सिक्स्थ का सी बता रहे हैं आप, सिक्स्थ का सी। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं इसको। यहाँ पे आपके दो ही आंसर बनते हैं, या तो सी या तो डी। वो मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है उसका एग्जांपल हमने किस में पढ़ा था? गन का रिकॉइल होना, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था। एक ऑप्शन तो हमको क्लियर है, डी का क्या है? पी। डी का क्या है? पी। ये तो ऑप्शन हमको क्लियर है, रिकॉइलिंग ऑफ गन न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आओ, क्या इसमें डी का पी है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी का पी दो में दिया हुआ है, दो ऑप्शन पकड़ लो, सी और डी। आगे चलो, अब यहाँ दिया हुआ है, ये तो हटा ही दो। इफेक्ट ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मैंने बोला था, स्टार्टिंग में भी बोला था, फोर्स का जो डेफिनेशन है वो किससे मिलता है हमको? फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ये हमने कहाँ पढ़ा था? न्यूटन के पहले नियम में। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स किससे मिल गया? न्यूटन के पहले नियम से। ये भी हमने पढ़ा था, दो हमने पढ़े हुए थे, यानी ए का होने वाला है एस। अब देखो, डी का पी मिल गया, ए का एस मिल गया। यहाँ तो भैया बहुत कंफ्यूजन हो गई, दो चार में से दो ही हमको आते थे और दोनों ही आपके ऑप्शन में यहाँ मेंशन कर दिए, सी और डी बचता है। अब मेन खेल किसका बचता है? मेजर ऑफ फोर्स या इफेक्ट ऑफ फोर्स का। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके ना केवल दो ऑप्शन से क्वेश्चन टिक हो जाते हैं, और इस बार तो ऐसा भी हुआ कि आपको चारों में से यदि एक ऑप्शन पता था ना, जो अभी सीजीएल का पेपर आया था मेंस का, उसमें बायो का एक क्वेश्चन तो ऐसा था जहां यदि आपको केवल एक ऑप्शन पता होता ना, उन्होंने ऑप्शन इस तरीके से सेट किए थे, चारों में से यदि केवल एक ऑप्शन पता है तो आप राइट आंसर कर सकते थे, आप उस राइट आंसर को टिक कर सकते थे। तो इसलिए जरूरी नहीं है, अगर कॉलम में कभी कंफ्यूज हो जाओ, 1 2 3 4 भी आते हैं तो उनसे एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर दो, क्या मालूम आंसर निकल ही जाए। जरूरी नहीं है 4 के 4 आने चाहिए। अब बात करते हैं मेजर ऑफ फोर्स की और इफेक्ट ऑफ फोर्स की। इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने बार बार जोर दिया था, इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें क्या बता रहा था? बल का जो प्रभाव है वो हमको क्या बताता है? इम्पल्स। देखो, इम्पल्स किसी भी तरीके का कोई बल नहीं है, किसी तरीके का कोई बल नहीं है, ये हम अभी पहले भी पढ़ाए हैं। केवल उसका क्या बता सकता है? हर्षित एक बार पढ़ दे आपका क्वेश्चन। केवल उसका क्या बता सकता है? इफेक्ट ही तो बता सकता है कि उसका प्रभाव क्या होगा। कम समय के लिए यदि आपका
कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसके मोमेंटम में उससे क्या चेंज हुआ है, वो क्या होगा, वो आपका इम्पल्स बता सकता है। तो यहाँ पे Q का हमारे पास क्या हो जाता है C, और अब बच कौन गया R, तो R का क्या हो जाएगा B। अब आप देख लो किस में है, Q का C यहाँ आ गया आपका, और R का B यहाँ आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ में इनर्शिया होता है, लेकिन इनर्शिया के साथ साथ याद रखें फोर्स का डेफिनेशन भी फर्स्ट लॉ में होता है। सेकंड में मोमेंटम होता है, और मोमेंटम के साथ साथ आप ये सोच सकते हैं कि फोर्स का जो कंसेप्ट होता है उसको हम समझते हैं। और थर्ड क्या होता है, थर्ड भी जो एक्शन रिएक्शन है वो फोर्स ही होता है एक तरीके का। नेक्स्ट, A body subjected to 3 concurrent forces is found to be in equilibrium the resultant of any 2 forces। यानी 3 समावर्ती बलों के अधीन एक पिंड संतुलन में पाया जाता है तो किन्हीं 2 बलों का परिणाम क्या होगा, तीसरे के बराबर होगा, तीसरे फोर्स के विपरीत होगा, या फिर तीसरे फोर्स के साथ कोलिनियर होगा, या सभी होंगे। बॉडी है उस पे कॉन्क्यूरेंट फोर्स है वो लग रहे हैं। वैसे इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो आप एक बार प्रॉपर फोर्स किए, अभी अपने आगे ना, अभी अपन ने बेसिक्स ऑफ फोर्स पढ़े, फोर्स के बारे में कुछ और डेफिनेशंस भी डेफिनेशन या कुछ और कंसेप्ट भी अपन को समझने हैं। वो कंसेप्ट को समझने के बाद अपन इसको समझेंगे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, अभी ये नहीं पता इक्विलिब्रियम क्या होती है। इसी चैप्टर में अभी कल की क्लास में वो टॉपिक्स आएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम तब देखेंगे। इतने नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। पहला, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आपके किसी ऑब्जेक्ट पे क्रिया हो रही है उसकी हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर कार्य करते हैं, यानी कि सेम बॉडी पे एक्ट होते हैं। तीसरा, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कोई कारण का प्रभाव संबंध नहीं होता है। या डी, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक साथ हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सिम्युल्टेनियस फोर्सेस। बताइए, इसका हमको सीधे सीधे दिख रहा है, एट्थ का क्या हो जाएगा सी। एक्शन रिएक्शन का आपस में रिलेशन होता है, एक्शन से ही तो कौन जनरेट हो रहा है, रिएक्शन जनरेट हो रहा है, और रिएक्शन से ही आगे का सिंपल है ना। जैसे अगर मान लो किसी को फाइट ही करनी है, यदि मान लो आज मैंने किसी के एक थप्पड़ लगा दिया खामखा, तो भैया वो भी मुझे 2-4 थप्पड़ तो मारेगा ही ना। तो मैंने अपना एक्शन दिया है तो वो भी अपना रिएक्शन तो देगा ही ना। अब बाद में मेरा और क्या एक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, F इज इक्वल टू एम वी, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, या F इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, हाँ दैट इज क्या हो गया, F इज इक्वल टू एम वी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेवेंथ हमने सॉल्व ही नहीं किया है अभी, सेवेंथ को हमने पेंडिंग रखा है। अब सेवेंथ हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। पहले हम फोर्स को समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। संबंध या रिलेशन दे रखा है F इज इक्वल टू एम ए, जो न्यूटन के दूसरे नियम से नहीं निकाला जा सकता। आपको बोला है जो रिलेशन है F इज इक्वल टू एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन से सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू एम ए को नहीं निकाला जा सकता यदि निम्न में से कोई चीज नहीं हो। क्या नहीं हो, यदि आपका बल है वो समय पर निर्भर ना हो, यदि आपका मोमेंटम टाइम पर निर्भर ना हो, यदि आपका एक्सेलरेशन समय पर निर्भर ना हो, या आपका द्रव्यमान समय पर निर्भर ना हो। यदि द्रव्यमान समय पे निर्भर ना हो, एक्सेलरेशन डिपेंड ना हो टाइम पे, या फिर मोमेंटम डिपेंड ना हो टाइम पे, या फिर फोर्स डिपेंड हो ऑन टाइम पे। संबंध F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन के दूसरे नियम से नहीं निकाला जा सकता। वैसे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, इस क्वेश्चन पे थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पचिए। जो 2 क्वेश्चन अपने पेंडिंग है, एक ये वाला और एक 7th नंबर का, इनको कल सॉल्व करेंगे। इतने थोड़ा सा इस पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना, कौन सा नहीं निकाला जा सकता पूछ रहा है।
F इजिकल टू एम ए का रिलेशन नहीं आएगा यदि निम्न में से क्या नहीं हो, यदि मास आपका समय पर निर्भर ना करे तो, या क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, आप बताओगे। हाँ चलिए आज की क्लास को फ्री करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट जो है वो रीजनिंग की क्लास होगी। अच्छा एक बार इम्पल्स देख लेना। इम्पल्स की एक डेफिनेशन है कि एक सर्टेन अमाउंट के लिए जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर एक सर्टेन टाइम में, जो आपका मोमेंटम में क्या करता है, चेंज करता है, उसी को इम्पल्स या आवेग है वो हम क्या देते हैं। फॉर्मूला I इज इक्वल टू फोर्स इनटू में टाइम होता है। यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकेंड। न्यूटन को कैसे लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या हो गई सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट, तो आपका आवेग क्या हो गया, किलोग्राम मीटर। नाइन्थ क्वेश्चन में क्यों डाउट है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, अच्छा F इज इक्वल टू एम में आना चाहिए था ऐसा, हाँ इसको आप करेक्ट करोगे, यहाँ आपका F इज इक्वल टू एम ए होता है, ये V नहीं आना चाहिए था, करेक्ट, अब सही है। हाँ और इसका जरा एक बार MLT का फॉर्मूला और बता दीजिएगा, इम्पल्स का क्या होगा। हाँ दैट इज, यदि हम सिंपल निकाल सकते हैं MLT, किलोग्राम यानी 1, मीटर यानी L, और ये 0, तो M1 L1 T0 यही होगा। हाँ चलिए, या इसकी आप ना यही यूनिट याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि एग्जाम में भी यही पूछी गई है वैसे 11/11/2022 शिफ्ट थर्ड में CPO में। और इम्पल्स का जो फॉर्मूला पूछा है, न्यूटन को डिड्यूस नहीं किया गया है, M1 L1 T-1 की फॉर्म में ही पूछा गया है। चलिए क्लास को अभी जो है उसको फ्री करते हैं, बाकी जो डाउट रहेंगे उनको कल सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको अभी आप पूछ सकते हो 5-7 मिनट के अंदर, और यदि नहीं है तो कोई नहीं, ये आपका आज का होमवर्क होगा। आज के होमवर्क में बस इतना ही है, एक तो रिवीजन करना है और 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। उन 2 क्वेश्चन में से एक को तो बिल्कुल सॉल्व मत करना, वो तो कल क्लियर हो जाएगा जब फोर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बचता है 10th नंबर का, उसको एक बार उस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब चलिए, यदि किसी तरीके का कोई डाउट आपको नहीं है तो फास्टली एक ओके का कमेंट कर दीजिए, जिससे अपन क्लास को फ्री करते हैं। ठीक है प्रियंका, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक ही जना क्या थैंक यू का रिप्लाई करेगा, ओके का कमेंट तो करो। हाँ हर्षित सोनी, ओके हाँ अब अच्छा है।